हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिट फर्स्ट के पार्ट 1 को। यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो वेरी कर सकता है, लेकिन कुछ कॉमन टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के स्ट्रक्चर हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। तो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में सारे के सारे जो ऑपरेटिंग सर्विस सिस्टम सर्विसेज हैं वो रन करती हैं एक सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही और एक सिंगल एड्रेस स्पेस पे। यानी कि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक सिंगल एड्रेस स्पेस होता है, ठीक है। उसी के अंदर ही सारी की सारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हैं वो रन कर रही होती हैं। इसका एग्जांपल की बात करें तो MS डॉस जो है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर के अंदर आता था। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसकी पर हाई परफॉर्मेंस होती है क्योंकि इसके अंदर लेयर्स बहुत कम होती हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके अंदर मॉड्यूलरिटी नहीं होती है, इसीलिए इसको मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ लिया है, कौन सा है, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। बात करेंगे दूसरे की, तो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर है लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसका आप डायग्राम देख लेना, वैसे इसका डायग्राम कुछ तरीके से होता है, यानी कि लेयर्स के अंदर पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है। इसका डायग्राम अपनी क्वांटम से देख सकते हैं या ऑनलाइन देख लीजिएगा एक बार लेयर्ड स्ट्रक्चर के डायग्राम को। तो इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है और हर एक लेयर जो है वो अपने जो टॉप ऑफ द लेयर बनी हुई है, यानी कि हर एक लेयर उससे पहले वाली लेयर के टॉप पे बनी हुई है इस तरीके से, ठीक है। तो ये है लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसके एग्जांपल की बात करें तो दा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यानी कि THE एक दा नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो इसका एग्जांपल है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसके अंदर डिबगिंग थोड़ी सी अच्छी तरीके से हो जाती है, सिंपल हो जाती है डिबगिंग, और इसके अंदर सिस्टम वेरिफिकेशन सही होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये कम एफिशिएंट होता है क्योंकि इसके अंदर लेयर ओवरहेड होता है, यानी कि इसको मेंटेन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा लेस एफिशिएंट है। बात करें तीसरे नंबर की तो भाई हमारे पास है माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर। इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि केवल ये एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हो गए, या मेमोरी मैनेजमेंट हो गया जो कि कर्नल के ऊपर रन कर रहे हैं। वो माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है कि वो एसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, जैसे कि कम्युनिकेशन, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, मेमोरी मैनेजमेंट, रन इन द कर्नल और बाकी सारे सर्विसेज जो कि यूजर स्पेस के अंदर रन कर रहे होता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो QNX और मिनिक्स जो है ये इसके एग्जांपल्स हैं माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर के। एडवांटेजेस की बात करें तो इसके अंदर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी अच्छी होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके अंदर परफॉर्मेंस ओवरहेड होता है क्योंकि इसमें यूजर का स्पेस और कर्नल के स्पेस के बीच में ट्रांजिशंस ज्यादा होते रहते हैं। तो ये हमारे पास इसका एग्जांपल है। अगला है हमारे पास मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर जो कर्नल होता है ना वो सेट करता है कोर कंपोनेंट्स को, ठीक है। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर कर्नल के पास कुछ कोर कंपोनेंट्स के सेट होते हैं जो कि डायनेमिकली लोड करते हैं एडिशनल मॉड्यूल्स को। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। बात करें इसके एग्जांपल की तो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में लिनक्स इसका एग्जांपल। एडवांटेजेस की बात करें मॉड्यूलर स्ट्रक्चर की तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और उसके अंदर अपडेट्स जो है वो ईजिली आ जाती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये थोड़ी कम इसके मॉड्यूल को मैनेजमेंट के लिए इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यानी कि मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में मॉड्यूल मैनेजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको पढ़ के जाना। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। अगला है हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या करता है, वो कंबाइन करता है मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर्स के एस्पेक्ट्स को, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो कि मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर्स को मिला करके बना है। इसका एग्जांपल है विंडो NT। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये परफॉर्मेंस और मॉड्यूलरिटी को बैलेंस कर देता है। डिसएडवांटेज की बात करें क्योंकि ये दो एस्पेक्ट्स जो है, दो स्ट्रक्चर्स के एक्सपेक्ट्स को मिलाकर के बना है, तो इसको डिज़ाइन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और इसको इम्प्लीमेंट करना भी कॉम्प्लेक्स होता है। अगला है एक्सो कर्नल स्ट्रक्चर। तो एक्सो कर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो
ये इसके अंदर कुछ मिनिमलिस्ट अप्रोच होती है, जहाँ पे ये कहाँ बनाया जाता है, जहाँ पे कर्नल जो है केवल बेसिक मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करेगा और जो एप्लीकेशन है वो मैनेज करेगा रिसोर्सेज को। इसका एग्जांपल है एक्सो कर्नल। एडवांटेजेस की बात करें तो इसके अंदर हाई परफॉर्मेंस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी होती है एप्लीकेशन डेवलपर्स के लिए। तो आप हालांकि एक्सो कर्नल स्ट्रक्चर ना भी पढ़ें, क्योंकि अक्सर इसमें तो है नहीं वैसे मेरे हिसाब से आपके सिलेबस में। तो अगला है वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हालांकि आपके सिलेबस में थोड़ा सा नहीं है इसके बारे में, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो वर्चुअल मशीन्स क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं एक इंटरफेस जो कि मिमिक कर रहा होगा हार्डवेयर को, यानी कि हार्डवेयर तो नहीं है लेकिन हार्डवेयर की तरह ही एक इंटरफेस होगा जो कि हार्डवेयर को ही मिमिक कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं एक ऐसा इंटरफेस जो कि मिमिक करता है हार्डवेयर को और अलाउ करता है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टेंसेस को कि वो रन हो जाए एक सिंपल फिजिकल मशीन के ऊपर। तो वर्चुअल मशीन्स क्या है, वर्चुअल मशीन्स कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं इंटरफेस जो कि मिमिक करते हैं हार्डवेयर को। इसके एग्जांपल है VMware और वर्चुअल बॉक्स। एडवांटेजेस की बात करें तो आइसोलेशन और सिक्योरिटी इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो परफॉर्मेंस ओवरहेड जो है वो हो जाता है वर्चुअलाइजेशन की वजह से। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके अंदर आप केवल 4 बता देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, सॉरी 5 बता देंगे, मोनोलिथिक, लेयर्ड, माइक्रो कर्नल, मॉड्यूलर और हाइब्रिड। ये आपके 5 बता दिए ना आपने, तो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो इनको पढ़ के जरूर जाइएगा। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है कर्नल। पहला कंपोनेंट क्या है, कर्नल। कर्नल क्या होता है, कर्नल कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी कि कह सकते हैं ये हार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो कर्नल क्या है, कर्नल कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि ये मैनेज करता है सिस्टम के रिसोर्सेज को, जैसे कि CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कर्नल का काम क्या होता है, ये मैनेज करता है सिस्टम रिसोर्सेज को, जैसे कि CPU हो गया, मेमोरी हो गया और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया। ये हैंडल करता है सिस्टम कॉल्स को और इंटरप्ट्स को। इंटरप्ट्स क्या होते हैं, बार बार जो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उनको ये हैंडल करता है, सिस्टम कॉल्स को हैंडल करता है। दूसरा है प्रोसेस मैनेजर, यानी कि प्रोसेस मैनेजमेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेस मैनेजमेंट। ये मैनेज करता है प्रोसेसेस को सिस्टम के अंदर। इसके अंदर प्रोसेस शेड्यूलिंग आती है, क्रिएशन आता है और टर्मिनेशन आता है। ये एंश्योर करता है कि जो CPU का यूटिलाइजेशन है वो एफिशिएंटली हो पाए। ठीक है, तो भाई ये है हमारे पास हमारे क्या प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है, ये मैनेज करता है प्रोसेसेस को किसी भी सिस्टम के अंदर। इसके अंदर हम प्रोसेस शेड्यूलिंग कर पाते हैं, क्रिएशन कर पाते हैं और टर्मिनेशन कर पाते हैं। ये एंश्योर करता है कि एफिशिएंटली जो CPU का यूटिलाइजेशन है वो हो पाए। तीसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, इसमें हम प्राइमरी मेमोरी जैसे कि यानी कि रैम जो है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है कि वो प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम को मैनेज कर पाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर कि ये हर एक बाइट जो है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर उसका ट्रैक रखता है, उसका रिकॉर्ड रखता है। मेमोरी मैनेजर क्या करता है, ये एलोकेट करता है और डीएलोकेट करता है मेमोरी स्पेसेस को जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होगी। चौथा कंपोनेंट है फाइल सिस्टम मैनेजर। फाइल सिस्टम मैनेजर या फाइल सिस्टम मैनेजमेंट क्या करती है, ये मैनेज करती है फाइल्स को स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर। ये हैंडल करती है कि फाइल कैसे क्रिएट हो रही है, फाइल को डिलीट करने में, फाइल को रीड करने में और फाइल को राइट करने में फाइल सिस्टम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये ऑर्गेनाइज करता है फाइल्स को डायरेक्टरीज के अंदर ताकि उनको इजीली हम नेविगेट कर पाएं। अगला है डिवाइस मैनेजर। तो डिवाइस मैनेजर की बात करें तो ये मैनेज करता है डिवाइस कम्युनिकेशन को वेयर देयर रेस्पेक्टिव ड्राइवर्स। ये हैंडल करता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को और एंश्योर करता है कि जो डिवाइसेस हैं वो इफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। सिक्स्थ है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल भी एक कंपोनेंट होता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये क्या करता है, ये डेटा को प्रोटेक्ट करता है, रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये इंप्लीमेंट करता है यूजर ऑथेंटिकेशन और परमिशंस को। इस तरीके से हमारे डेटा को बचाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, पहला है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। पहली सर्विस क्या है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो लोड करता है प्रोग्राम्स को मेमोरी के अंदर और उनको एग्जीक्यूट करता है। तो ये सर्विसेज होती हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। दूसरा, ये मैनेज करता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को, जैसे कि मल्टीटास्किंग हो गया या प्रोसेस शेड्यूलिंग हो गया। तो ये पहली सर्विस है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में हेल्प करता है, यानी कि ये फैसिलिटेट करता है इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस को। ये मैनेज करता है कम्युनिकेशन को बिटवीन द हार्डवेयर डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। तीसरा है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, यानी कि ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज जो कि यूजफुल होती है फाइल क्रिएशन के लिए, फाइल डिलीशन के लिए, फाइल रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक,
अगला ये मैनेज करता है फाइल परमिशंस को और एक्सेस कंट्रोल्स को, यानी कि किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना, ये भी फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन सर्विस प्रोवाइड की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। फोर्थ जो हमारे पास सर्विस है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा वो है कम्युनिकेशन, यानी कि वो एनेबल करती है कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस। ठीक है, कम्युनिकेशन यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल करता है कम्युनिकेशन को प्रोसेसेस के बीच में, या तो सेम मशीन पे या किसी नेटवर्क के थ्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को, यानी कि आईपीसी को, किस मैकेनिज्म्स के द्वारा, जैसे कि पाइप्स हो गए, मैसेज क्यूज हो गए, या शेयर्ड मेमोरी के थ्रू। अगला सर्विस है एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम मॉनिटर कर सकते हैं सिस्टम को फॉर एरर्स और अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई एरर आ रहा है तो इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको करेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है डिबगिंग टूल्स और एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स को। अगला है रिसोर्स एलोकेशन, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये एक रिसोर्स एलोकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इन सर्विसेज को आप टॉप 4 या 5 सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो भी आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वरना आप सारे लिखना चाहते हैं तो सारे भी लिख सकते हैं। रिसोर्स एलोकेशन हो गया, क्योंकि ये मैनेज करता है और एलोकेट करता है सिस्टम रिसोर्सेज को, जैसे कि सीपीयू हो गया, सीपीयू का टाइम हो गया, मेमोरी स्पेस हो गया, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई। ये एंश्योर करता है कि हर एक जो प्रोसेस है उसको फेयर और एफिशिएंट यूज मिल जाए रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन का। सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यूजर इंटरफेस मतलब एक ऐसा यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जिससे कि जो यूजर है वो इंटरेक्ट कर पाएगा सिस्टम के साथ। तो या तो यूजर इंटरफेस कमांड लाइन बेस्ड हो सकता है या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो सकता है। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो अकाउंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि शेल और कर्नल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो शेल और कर्नल के बीच में डिफरेंस जो है ये इंपॉर्टेंट है। पर्पस की बात करें तो शेल का पर्पस क्या होता है, ये एक्ट करता है इंटरफेस की तरह बिटवीन यूजर एंड कर्नल। तो शेल क्या है, एक है यूजर एक है कर्नल, उसके बीच में शेल है, यानी कि ये इंटरफेस की तरह काम कर रहा है यूजर के बीच में और कर्नल के बीच में। कर्नल की बात करें तो कर्नल जो होता है वो हार्ट होता है, हार्ट यानी कोर पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजिंग सिस्टम का। ठीक है, तो कर्नल क्या है, कर्नल है कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मैनेज करता है सिस्टम के रिसोर्सेज को। शेल के फंक्शन की बात करें तो ये इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है यूजर की कमांड्स को। ठीक है, शेल क्या करता है, ये यूजर जो कमांड दे रहा है उसको इंटरप्रेट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। वहीं कर्नल क्या करेगा, कर्नल सीपीयू को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है। शेल की टाइप्स की बात करें तो एक होती है बॉर्न शेल, एक होती है सी शेल, एक होती है कॉर्न शेल। वहीं कर्नल भी हमारे पास मोनोलिथिक, माइक्रो कर्नल, हाइब्रिड कर्नल होता है। शेल के रोल की बात करें तो शेल जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस और जीयूआई इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर इंटरेक्शन के लिए। वहीं कर्नल क्या करता है, कर्नल लो लेवल टास्क जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट जो है या सीपीयू मैनेजमेंट जो है उसको हैंडल करता है। शेल और कर्नल का अगले डिफरेंस की बात करें इंटरेक्शन के बेसिस पे तो जो हमारा शेल है वो इंटरप्रेट करता है यूजर की कमांड्स को ताकि हम कर्नल के लिए यूज किया सके, लेकिन कर्नल जो है वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। पोजीशन की बात करें तो आउटर लेयर जो होती है ऑपरेटिंग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की आउटर लेयर जो होती है उसको शेल बोलते हैं, लेकिन जो इनर लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम की उसको कर्नल बोला जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो शेल जो है वो ईजियर होता है इंटरेक्ट करने के लिए क्योंकि इसके अंदर यूजर फ्रेंडली फीचर्स होता है। वही जो हमारा कर्नल है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसके अंदर लो लेवल ऑपरेशन हो रहे होते हैं और यूजर इससे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। समझ गए। अगला है हमारे पास मोनोलिथिक कर्नल और माइक्रो कर्नल के बीच में डिफरेंस। ये डिफरेंसेस जो है एग्जाम में आ जाते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको पढ़ के जाइएगा। मोनोलिथिक कर्नल की एड्रेस स्पेस की बात करें तो मोनोलिथिक कर्नल जो है वो सेम एड्रेस स्पेस के अंदर होता है, यानी कि उसके पास सेम एड्रेस स्पेस होता है यूजर के लिए भी और कर्नल सर्विसेज के लिए ही। माइक्रो कर्नल के अंदर सेपरेट एड्रेस स्पेसेस होते हैं यूजर्स के लिए और कर्नल सर्विसेज के लिए। मोनोलिथिक कर्नल की डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मोनोलिथिक कर्नल जो है वो ईजियर है डिज़ाइन करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। वहीं माइक्रो कर्नल क्या है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है डिज़ाइन करने के लिए। मोनोलिथिक कर्नल की साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल थोड़ा स्मॉलर होता है जैसा उसके नाम से है माइक्रो। इसकी फंक्शनलिटी की बात करें मोनोलिथिक कर्नल की तो इसके ये डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि इसके अंदर न्यू फंक्शनलिटीज़ को ऐड करना डिफ़िकल्ट होता है। माइक्रो कर्नल ईजियर है क्योंकि इसके अंदर न्यू फंक्शनलिटीज़ जो है उनको ईजिली हम ऐड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो मोनोलिथिक कर्नल जो होता है वो फास्टर होता है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है।
माइक्रो कर्नल थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि इसके अंदर कम्युनिकेशन ओवरहेड होता है। अब इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो मोनोलिथिक कर्नल यूनिक्स में यूज होता है, लिनक्स में यूज होता है, ओपन वीएमएस में यूज होता है, वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर में। माइक्रो कर्नल क्यूएनएक्स और मिनिक्स में यूज किया जाता है। इतना आप समझ गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भाई सिस्टम कॉल क्या होता है। और ठीक है, तो सिस्टम कॉल क्या है? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि अलाउ करता है किसी भी प्रोग्राम को कि वो कोई सर्विस को रिक्वेस्ट कर पाए ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल से। तो सिस्टम कॉल क्या है? सिस्टम कॉल, जैसे आपका कोई भाई है, आपको उससे 2000 रुपये लेने हैं, तो सिस्टम कॉल क्या है? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप अपने भाई से पैसे ले पाएंगे। ठीक है, यानी कि एक फोन समझ लीजिए। फोन क्या है? आपका भाई दूर किसी देश में बैठा है और आप इंडिया में बैठे हो, वो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका कनाडा नहीं बैठा है। ठीक है, तो आपको उससे $2000 चाहिए। ठीक, तो जो आपका ये फोन है उसको सिस्टम कॉल की तरह लीजिए। सिस्टम कॉल क्या है? एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि अलाउ कर रहा है आपको, यानी कि प्रोग्राम को, कि वो एक सर्विस रिक्वेस्ट कर पाए। किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, यानी कि आपके भाई से। तो सिस्टम कॉल समझ गई क्या है? ये एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है बिटवीन यूजर लेवल एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि बाई यूजर लेवल एप्लीकेशन मतलब आप, और इंटरफेस मतलब मोबाइल फोन, जिससे कि ये इनेबल हो जाता है कि प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाए, जैसे कि हार्डवेयर को एक्सेस करना, प्रोसेसेस को क्रिएट करना और फाइल्स को मैनेज करना। आई होप इतना समझ गए होंगे। सिस्टम कॉल क्या है? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि अलाउ कर रहा है प्रोग्राम को कि वो रिक्वेस्ट जो है, यानी कि सर्विस को रिक्वेस्ट कर पाए ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल से, क्योंकि ये एक्ट करता है इंटरफेस की तरह बिटवीन यूजर लेवल एप्लीकेशंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये इनेबल करता है प्रोग्राम्स को कि वो परफॉर्म कर पाए ऑपरेशन, जैसे कि हार्डवेयर को एक्सेस करना, प्रोसेसेस को क्रिएट करना और फाइल्स को मैनेज करना। अब सिस्टम कॉल्स कौन कौन सी यूज होती है प्रोसेस मैनेजमेंट में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास 5 कॉमन सिस्टम कॉल्स के बारे में ये क्वेश्चन आ चुका है कि राइट अबाउट द सिस्टम कॉल्स यूज्ड इन प्रोसेस मैनेजमेंट। तो हमने 5 बता रखे हैं यहाँ पे। तो ये एक है फॉर्क, इस तरीके से ही होते हैं सिस्टम कॉल्स, एक्सेक, वेट, एग्जिट, गेट, पिट। तो फॉर्क का क्या काम का होता है? अगर हम इस सिस्टम कॉल को लगाते हैं, इस मैकेनिज्म को लगाते हैं, तो इससे क्या होता है? ये एक न्यू प्रोसेस क्रिएट करता है बाय डुप्लीकेटिंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। यानी कि फॉर्क जो मेथड है हमारे पास, ये फॉर्क सिस्टम कॉल जो है, ये क्या करेगा? एक नया प्रोसेस क्रिएट करेगा बाय डुप्लीकेटिंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। और जो न्यू प्रोसेस होगा उसको चाइल्ड प्रोसेस बोलते हैं और ओरिजिनल प्रोसेस को पेरेंट प्रोसेस बोलते हैं। पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस। चाइल्ड प्रोसेस कैसे बना है? जो हमारा पेरेंट प्रोसेस था उसको क्या करके डुप्लीकेट करके एक्सेक की, ये EXEC एक कॉल होता है। ये क्या करता है? ये रिप्लेस करता है करंट प्रोसेस को, इमेज को, विद न्यू प्रोसेस इमेज, इफेक्टिवली रनिंग ए डिफरेंट प्रोग्राम विद इन द सेम प्रोसेस। वेट क्या करता है? वेट करता है एक, मतलब वेट जो हम यूज करते हैं सिस्टम कॉल, तो इससे क्या होता है? इससे हमारे जो प्रोसेस है वो वेट करता है अंटिल द चाइल्ड प्रोसेस फिनिश एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये अलाउ करता है पेरेंट प्रोसेस को कि वो रिट्रीव कर पाए और एग्जिट कर पाए स्टेटस ऑफ द चाइल्ड को। एग्जिट क्या करता है? ये टर्मिनेट करता है कॉलिंग प्रोसेस को और रिटर्न कर रहा है एक एग्जिट स्टेटस टू द पेरेंट प्रोसेस। गेट पिट का क्या मतलब होता है? ये रिटर्न करता है प्रोसेस आईडी। नहीं, जब हम गेट पिट सिस्टम कॉल का यूज करते हैं तो ये प्रोसेस आईडी प्रोवाइड कर देता है कॉलिंग प्रोसेस की, जो कि यूजफुल होती है प्रोसेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए और उसको मैनेजमेंट के लिए। आई होप ये 5 आपको समझ में आ गई हैं। अगर नोट्स की बात करें तो आपको आपके टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, आप कमेंट करके बता दीजिएगा क्योंकि आपको नोट्स चाहिए, वरना आप क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है और आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगला है हमारे पास प्रोसेस स्विच और मोड स्विच के बीच में डिफरेंस क्या भैया, ये इंपॉर्टेंट। तो प्रोसेस स्विच क्या करता है? डेफिनेशन की बात करें तो प्रोसेस स्विच इज अ टाइप ऑफ स्विचिंग इन विच CPU कैन स्विच फ्रॉम वन प्रोसेस और अ थ्रेड टू अनदर। स्विचिंग में क्या हो रहा है? प्रोसेस स्विच में क्या हो रहा है कि CPU जो है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच हो जाता है। लेकिन मोड स्विच में क्या होता है? इसके अंदर यूजर मोड या कर्नल मोड के बीच में क्या हो रहा है? CPU जो है प्रिविलेज लेवल चेंज कर रहा होता है। यानी कि या तो मोड सी चेंज है, उसमें स्विचेस जो है प्रोसेस स्विच कर रहे होते हैं, इसमें मोड की स्विचिंग हो रही होती है। यानी कि एक होता है यूजर मोड, एक होता है कर्नल मोड। तो यहाँ पे या तो यूजर मोड कर्नल मोड में चेंज हो रहा होगा, इस तरीके से चेंजिंग हो रही होती है। ठीक है, प्रोसेस स्विच के ट्रिगर की बात करें तो ये ऑकर करता है मल्टीटास्किंग की वजह से या टाइम स्लाइसिंग की वजह से, या जब कहीं भी प्रोसेस को नीड होती है वेट करने की या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की, तो प्रोसेस स्विच वहाँ पे ट्रिगर हो रहा है या वहाँ पे यूज हो रहा होता है। मोड स्विच कहाँ पे यूज होता है या कहाँ ऑकर करता है? जहाँ पे प्रोसेस जो है वो जो प्रोसेस हो रहा है उसको ज़रूरत है कि वो एक्सेस करे सिस्टम के रिसोर्सेज को या एग्जीक्यूट करे सिस्टम की कॉल को। प्रोसेस स्विच के कंटेक्ट चेंज की बात करें तो इसके अंदर
सेविंग और लोडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। यानी कि या तो हम रजिस्टर्स प्रोग्राम काउंटर्स को क्या कर रहे होंगे, लोड कर रहे होंगे या सेव कर रहे होंगे। वहीं मोड स्विच की बात करें तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये चेंज नहीं करता है करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस को। ओवरहेड की बात करें तो प्रोसेस स्विच के अंदर ओवरहेड हाई होता है क्योंकि इसके अंदर सेविंग और रिस्टोरिंग प्रोसेस स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। वहीं मोड स्विच के अंदर लोअर होता है ओवरहेड क्योंकि इसके अंदर केवल चेंजिंग द सीपीयू मोड, यानी कि केवल ये सीपीयू मोड को चेंज कर सकता है, वहीं ये प्रोसेस की स्टेट्स को चेंज करता है। बात करें इम्पैक्ट ऑफ प्रोसेसेस की, मतलब अगर हम प्रोसेस स्विच की बात करें तो जो करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस होता है उसको पॉज कर दिया जाता है और जो दूसरा प्रोसेस है उसको रेज्यूम कर दिया जाता है। जैसे ये हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं, प्रोसेस स्विचिंग में क्या हो रहा होता है, अगर ये पार्टिकुलर काम हो रहा है, यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, ये कोई घर बन रहा है और मिस्त्री हमारे पास एक ही है घर बनाने का, तो अगर इसको रिक्वायरमेंट आ गई बहुत ज़्यादा कि भाई इसको तो अभी अभी चाहिए, इसको बिल्कुल अभी करवाना है, तो इसका काम पॉज हो जाएगा और यहाँ पे आके ये मिस्त्री रेज्यूम कर देगा। ये तो हो रहा है स्विच में। लेकिन मोड स्विच में क्या हो रहा होता है, मोड स्विच में मोड्स स्विच हो जाते हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर प्रोसेस का सेम प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करता है एग्जीक्यूशन को, लेकिन डिफरेंट प्रिविलेजेस के हिसाब से। जैसे अगर इसी घर में बात करें तो पहले तो ये बंदा क्या था, ये बेलदार था, यानी कि मिस्त्री और बेलदार, ठीक है। तो इसकी जो प्रिविलेज नहीं हो गई इसके लिए, बेलदार जो था मिस्त्री बन गया है, ये हो रहा होता है मोड चेंजेस में। सो इतना आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। एंड गाइस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आपके बहुत अच्छे नंबर आए और आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएँ अच्छी तरीके से। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।